नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सेशन। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। Now before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy Civil Services Championship, India's largest scholarship test for UPSC CSE aspirants, curated by top Unacademy educators in line with the latest exam patterns. Take the free live online test on 13 June 2021 from 10 a.m. to 12 p.m. Enroll now for free. Link is in the description box below the video. Now what is in it for you? Top rankers to get guidance from top UPSC CSE mentors, get a detailed analysis of your performance after the test, and benchmark your performance with all India rank and competitive stats. Also, chance to win unique prizes like MacBook, Apple iPhone, iPad, AirPods, and scholarships worth rupees 3 crores. Unacademy, let's crack it. Now today we'll be talking about defense technology, including the missiles like Agni, BrahMos and NAG. देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो डिफेंस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ कंसेप्ट विच इज़ वेरी मॉडर्न। ये कंसेप्ट पहले से चलता हुआ आ रहा है। काफ़ी डिफेंस के बारे में बात करी जाती है बिकॉज एंशिएंट टाइम में भी अगर आप देखें जो वॉर स्ट्रैटेजीज होती थी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते थे, इवन वहाँ पर भी बात करी जाती है। एपिक्स, पोएम्स, सागाज और माइथोलॉजी के अंदर भी बात करी जाती है। अस्त्र के नाम से हम जानते हैं जो फर्स्ट मिसाइल अगर आप देखेंगे एंशिएंट पीरियड में, स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अस्त्र जो शब्द है वो मिसाइल से जोड़ा जाता है। स्क्रिप्चर्स और एपिक्स जैसे आपकी रामायण और महाभारत है, उनके अंदर भी मेंशन है मिसाइल्स के बारे में, विच आर कंट्रोल्ड बाय मंत्रास विच कैन बी रिलेटेड टू मॉडर्न डे मिसाइल मिशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर। अगर हम रिटन एविडेंस की बात करें तो जो पहला रॉकेट है वर्ल्ड का, इट वॉज यूज्ड बाय टीपू सुल्तान इन द एंग्लो मैसूर वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द 18th century AD। जिसके बारे में आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें पढ़ा होगा। जो मिसाइल से जो रॉकेट सिस्टम है जो कि टीपू सुल्तान ने यूज़ करे थे, देखिए बैम्बू और स्टील स्पीयर से बने हुए थे, या तो ये बांस के होते थे या फिर ये स्टील से बने हुए स्पीयर्स होते थे, जिनके ऊपर जो आयरन चेम्बर होता है, कास्ट आयरन चेम्बर को प्रोपेलेंट की तरह नीचे लगाया जाता था और गन पाउडर को, यानी कि जो वॉर हेड है जो ऊपर लगता था, जो अपर पार्ट होता है मिसाइल का, वहाँ पर गन पाउडर को यूज़ करा जाता था। यानी कि बहुत एक प्रिमिटिव और प्राइमोडियल किस्म का ये मिसाइल सिस्टम था। बट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो थी वो पीछे छूट गई थी बिकॉज कॉलोनियलिज्म था, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे नहीं, और ब्रिटिशर का कोई रीज़न नहीं बनता था कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी इस तरीके का कोई प्रोग्राम बनाए अनटिल एंड अनलेस हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसी सिचुएशन आती हैं। और उसमें भी इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, एक कॉलोनी के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट करना वाज नॉट समथिंग जो कि ब्रिटिशर्स चाहते थे। इसलिए रिसर्च कैपेबिलिटीज़ की लैक की वजह से इंडिया के अंदर एक मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का लैक रहा अनटिल एंड अनलेस 1950 के अंदर हम देखते हैं इंडिया जो है 1950s में और 1960s में इंडिया धीरे धीरे करके अपने मिलिट्री जो टैक्टिक्स हैं और जो स्ट्रैटेजी है उसको आगे एक्सपैंड करता है। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज फॉलोइंग इमेजेस दैट इवन इन महाभारत एंड रामायण जैसे जो एपिक्स हैं वहाँ पर भी बात करी जाती है अस्त्र के बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड द रॉकेट और द स्पीयर हेड दैट वाज यूज्ड, जो पहला रॉकेट जिसको कहते हैं कि दैट वाज यूज्ड बाय टीपू सुल्तान। यू कैन सी द इमेजेस। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पीयर हेड है, आगे जो स्पीयर हेड लगा हुआ है उसके नीचे का जो पार्ट है वहाँ पर गन पाउडर लगा है, नीचे कास्ट आयरन है और बीच में ये पूरा बैम्बू से बना हुआ एक रॉकेट है। ये काफ़ी एक प्राइमेट फॉर्म में आप देख सकते हैं इसको। आज के मॉडर्न डे रॉकेट्स या मिसाइल सिस्टम जो है उसका आप इसको बहुत ही एक प्रिमिटिव फॉर्म समझ सकते हैं। नो द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मिसाइल्स। देखिए, जो इंडियन मिसाइल सिस्टम है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, ये टाइप्स पे अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो 3 तरीके से हैं। पहला है क्रूज मिसाइल, देन बैलिस्टिक मिसाइल, देन क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। अगर हम क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं तो जो क्रूज मिसाइल सिस्टम है दीज आर गाइडेड अनमैन्ड मिसाइल, यानी कि इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई पायलट या मैन का यूज़ नहीं होता है। गाइडेड अनमैन्ड मिसाइल्स होती हैं विच आर यूज्ड अगेंस्ट द टारगेट्स विद इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि
टेरेस्ट्रियल टारगेट्स को ही क्रूज मिसाइल्स जो हैं टारगेट कर सकते हैं। हमने कई बार न्यूज़ में, मैगजीन्स में क्रूज मिसाइल का नाम ज़रूर देखा होगा। क्रूज मिसाइल जो हैं वो दे आर ओनली एबल टू टारगेट द टेरेस्ट्रियल टारगेट्स। जेट इंजन इज़ मोस्टली यूज फॉर द एरोडायनेमिक लिफ्ट, जिससे कि जो मिसाइल सिस्टम है वो प्रोपेलेंट जब उसमें इग्नाइट होगा वो निकल सके और अपना पूरा फ्लाइट पकड़ सके। और ये लो लेवल फ्लाइट्स होती हैं विच कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, एयर और वाटर। स्पीड के बेसिस पे भी क्रूज मिसाइल्स को फर्दर और क्लासीफाई कर दिया जाता है सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स के अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइल्स जो हैं ये आपकी क्रूज मिसाइल सिस्टम में आती हैं। क्रूज मिसाइल के सब क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो पहला है सबसोनिक। सबसोनिक मिसाइल्स वो होती हैं विच ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लेस देन 1 मैक नंबर। देखिए मैक नंबर इज एक डिफेंस यूनिट है जिसको कि हम स्पीड में मेजर करते हैं। अगर 1 मैक नंबर से कम है, दैट इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, ऐसी मिसाइल को सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं, जिसका सबसे जो प्रेवलेंट एग्जाम्पल है वो है निर्भय मिसाइल। अगर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की हम बात करें तो इनकी जो स्पीड है इट इज़ बिटवीन 2 to 3 मैक नंबर। देखिए मैक नंबर जो है ये डिफेंस पैरामीटर है, यूनिट है जिसमें स्पीड को नापा जाता है विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल। और अगर हम हाइपरसोनिक की बात करें, यानी कि ऐसा जिसकी स्पीड 5 मैक नंबर से भी ज़्यादा है, यानी कि विच ट्रैवल्स 5 times मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट, इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मोस 2। अब बात आती है कि क्रूज मिसाइल्स की जो स्पीड है या मैक नंबर है उसको हमें बार बार आगे क्यों इंक्रीज़ करते जाते हैं, यानी कि सबसोनिक से सुपरसोनिक और सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक, ऐसा क्यों है? देखिए जो दूसरी डिफेंस टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स हैं, या अगर मान लीजिए किसी वॉर लाइक सिचुएशन में अगर किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना है इंडिया को, तो ऐसा डिफेंस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास जिसमें कि स्पीड इतनी हाई हो मिसाइल सिस्टम की, जिसमें कि नॉर्मल जो पैरामीटर्स हैं, ये नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं स्पेयर हेड्स को और मिसाइल सिस्टम को टारगेट करने के लिए दूसरे देश, वो उसे पकड़ ही ना पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि इजराइल का आयरन डोम, इस तरीके की टेक्नोलॉजी जहाँ पर 4 या 5 मैक नंबर वाली मिसाइल्स जो हैं क्रूज मिसाइल्स, उनको रोक दिया जाता है, लेकिन अगर कोई भी उससे ज़्यादा है स्पीड में तो उस तरीके का जो डिफेंस सिस्टम है वो उसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रूज मिसाइल है उनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनका मैक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना मैक नंबर ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकती है इन दैट सेंस कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें। एंड वी ऑल नो दैट इंडिया नेवर स्टार्ट्स अ वॉर, और हमारी कभी भी ऐसी हिस्ट्री नहीं रही जहाँ हमने पहले युद्ध शुरुआत करी हो युद्ध की। वी आर ऑलवेज चाणक्य फॉरेन पॉलिसी को नहीं यूज़ करते, हम अशोकन फॉरेन पॉलिसी को हमेशा यूज़ करते हैं, दैट इज़ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अब हम बात करते हैं रेडार एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। देखिए रेडार एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में पहले आपको रेडार का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इट इज़ अ डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अगर हम इंडियन रेडार सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स। राजेंद्र, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम, इट कैन आइडेंटिफाई 64 ऑब्जेक्ट्स एंड हेल्प आकाश इन स्ट्राइकिंग दैम। यानी कि रेडार के यूज़ के इस्तेमाल से, यानी कि रेडियो वेव्स के इस्तेमाल से 64 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ राजेंद्र, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम, इट कैन आइडेंटिफाई 64 ऑब्जेक्ट्स। Swordfish is also a part of ballistic missile defense system of India based on the Green Pine radar system of Israel। देखिए जब भी हम बोलते हैं based on Green Pine radar system, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी based होगा यानी कि या तो डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों कंट्रीज़ ने एक साथ उसका यूज़ करा होगा, रिसर्च या जो एजुकेशन पर्पसेज हैं समझने के लिए एक साथ, या तो उस मिशन को पूरा करा होगा, या फिर हम उससे इंस्पायर होकर हमने अपना खुद कुछ इंडिजिनस जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपका स्वॉर्डफिश है, जो कि ग्रीन पाइन रेडार जो कि इजराइल का है उससे बना है, बेस्ड ऑन दैट। उसके बाद हम बात करते हैं एरोस्टैट रेडार की, विच कैन कैरी सर्वेलेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल वंस, जहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल रेडार सिस्टम होते थे जिनको कि हम बोलते थे MPS 331 सिस्टम, वो 350 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 50% भी कवरेज प्रोवाइड नहीं करते थे। बट एरोस्टैट रेडार जो है इसका सर्वेलेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर है, विच इज़ वेरी बिग। अब हम बात करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में।
देखिए, वाइल द रडार सिस्टम इज यूज टू डिटेक्ट शिप्स, प्लेन्स एटसेट्रा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाता है टू हाइड और मेक एन एयरक्राफ्ट और शिप लेस विजिबल। यानी कि अगर कोई रडार सिस्टम किसी और देश पे, जैसे मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन जो होते हैं, या जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर छुप कर एनिमी को डिस्ट्रॉय करना होता है, एनाहिलेट करने होती हैं चीज़ों को, ऐसे केस में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हम अपने एयरक्राफ्ट को, शिप को, या जिस भी बॉडी के अंदर जा रहे हैं हमारे सोल्जर्स या मिलिट्री पर्सनल जो हैं, उस व्हीकल को हाइड कर सकें, स्पेशली एयरक्राफ्ट और शिप्स। ऐसी टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें मैकेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है वो है मैग्नेटिक बॉल्स। मैग्नेटिक बॉल्स का इस्तेमाल होना, ट्रायंगुलर शेप का इस्तेमाल होना, क्योंकि ट्रायंगुलर शेप जो है, ऐसा देखा जाता है कि मेजॉरिटी में जो रडार सिस्टम है ट्रायंगुलर शेप वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, जैसे लाइक योर VSTOL जो कि अमेरिका में यूज़ होता है, विस्टॉल भी जिसको बोला जाता है, ऐसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को रडार सिस्टम भी नहीं पकड़ पाते बिकॉज ऑफ देयर ट्रायंगुलर शेप्स। एयरक्राफ्ट की शेप हो गई, आपकी शिप की शेप हो गई, प्लाज्मा स्टेल्थ हो गया आपका, प्लस इंजन की प्लेसिंग किस तरीके से करी गई है। देखिए, जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स हैं या मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं या मिलिट्री जो शिप्स हैं, नेवी के जो शिप्स हैं, ऐसे केस में उनका जो इंजन की प्लेसिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पार्ट होना या फिर एक नॉर्मल मिलिट्री व्हीकल होना। अब अगर हम इंडियन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें, देन इंडियन डिफेंस नीड्स टू वर्क ऑन दिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ HAL ACMAA फाइटर एयरक्राफ्ट विच इज़ अ स्टेल्थ फाइटर इज़ अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। अगर हम इंडियन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अभी इस लेवल पर डेवलप नहीं हुई है एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शंस एज फार एज द डिफेंस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। यानी कि इंडियन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि डेवलपमेंट की काफ़ी संभावना है और उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर पार्ट्स। Now we'll be talking about the kind of missiles, whether they are indigenous, their range, their number of stages of engine, are they conventional or nuclear warheads, and what is the name or the variant। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अग्नि-1 मिसाइल की, तो ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में ही है ये बनी हुई, और इसका जो रेंज है वो है 700 to 900 किलोमीटर्स, और इसके अंदर एक ही स्टेज का इंजन है, यानी कि इसके अंदर 2 या 3 स्टेजेस के इंजन नहीं, यानी कि इसका जो थ्रस्ट होगा वो कम समय के लिए ही होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसको अग्नि-1 को हम कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड, इसको दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कन्वेंशनल वॉरहेड वो होते हैं जिनमें जो वॉरहेड यानी कि जो आगे का जो टॉप का पार्ट होता है मिसाइल का, जो कि जाके एक्सप्लोड होता है किसी भी टारगेट के ऊपर, वो कन्वेंशनल है। इसके अंदर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर प्रोडक्ट का किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। बट अग्नि-1 के केस में दोनों ही न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द ग्रेवनेस ऑफ द कोवर्ट ऑपरेशन। अगर हम अग्नि-2 की बात करें, जो इसका एक नेक्स्ट वेरिएंट है, वो भी सरफेस टू सरफेस ही है, इंडिजिनस है, लेकिन उसकी रेंज जो है वो 700 to 900 किलोमीटर नहीं बल्कि 2000 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन ट्वाइस। और इसमें 2 स्टेजेस का इंजन लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो थ्रस्ट है वो काफ़ी लंबे समय के लिए और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि-3 की, विच इज़ ऑल्सो सरफेस टू सरफेस। दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिजिनस मिसाइल एंड इसका जो रेंज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 2000 किलोमीटर यानी कि 2000 किलोमीटर से भी बढ़कर 3000 to 3500 किलोमीटर हो जाता है। बट इसमें भी 2 ही स्टेजेस का इंजन है और ये भी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों ही सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर हम अग्नि-4 की बात करें तो उसके अंदर भी अग्नि-3 और अग्नि-2 की तरह ही सारी चीज़ें हैं, बट उसकी जो रेंज है वो और बढ़ जाती है 4000 किलोमीटर। अब अगर आप देखेंगे अग्नि-1 से अग्नि-4 तक आते आते इवन अग्नि-6 तक अगर आप देखेंगे, रेंजेस जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई। देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ इंजन बढ़ेगा, थ्रस्ट बढ़ेगा, अगर रॉकेट में बहुत ज़्यादा पावर है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक जा सकता है, तो उसकी रेंज भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। इसलिए जितने ज़्यादा स्टेजेस ऑफ इंजन होंगे उतना ज़्यादा ही उसकी कवरेज होगी उस मिसाइल की या उस रॉकेट की। अग्नि-5 में अगर हम बात करें, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक हो सकती है और इसमें जो स्टेजेस ऑफ इंजन हैं
वो अग्नि 4 से भी ज़्यादा, यानी कि 3 स्टेजेस ऑफ इंजन है, यानी कि अगर एक कोलैप्स होता है तो दूसरा कोलैप्स होगा और दूसरे के बाद फिर तीसरा कोलैप्स होगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड मिल जाता है, थ्रस्ट हद से ज़्यादा मिल जाता है, उसकी वजह से कवरेज होती है बहुत ज़्यादा, और इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। इट इज़ ऑल्सो अ सरफेस टू सरफेस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इंटर कॉन्टिनेंटल इसको क्यों बोला गया, देखिए ये एक ही कॉन्टिनेंट में ऑपरेट नहीं करेगा। अगर इंडिया से ये चलेगा तो ये यूरोप तक जा सकता है। इट कैन ऑल्सो गो लाइक एज लॉन्ग एज अफ्रीका तक जा सकता है। इंटर कॉन्टिनेंटल है ये पूरा। जब मैं बात करता हूँ अफ्रीका और यूरोप की, तो मैं बात कर रहा हूँ उनके जो भी बॉर्डर लाइन एरियाज हैं वहाँ तक। ऐसा नहीं यूरोप के अंदर बीच में जाएगा ये, अगर हम इसको किसी पर्पस के लिए भेजते हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब है जो एशिया का जितना भी जो पार्ट है, यानी कि एशिया की जो बॉर्डर लाइन कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट हो गया, या यूरोप हो गया, या फिर आपका नीचे की अगर हम तरफ बात करते हैं इंडियन ओशियन, तो जो बॉर्डर लाइन पूरा पार्ट है एशिया का, वहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल काम कर सकती है विद इन दैट लिमिट, क्योंकि रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। अग्नि 6 की बात करें, वो भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेंज हो जाती है अग्नि 6 की, और ये मल्टी स्टेज इंजन है, यानी कि इसमें 3 इंजन से भी ज़्यादा इंजन्स लगे होते हैं, और इसके अंदर जो रेंज है वो अप टू 12,000 किलोमीटर तक हो जाती है, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत ज़्यादा रेंज है। फिर अगर हम बात करते हैं एक अनदर वेरिएंट की बाय द नेम शौर्य मिसाइल, इट इज़ ऑल्सो सरफेस टू सरफेस, लेकिन ये बहुत ही फास्ट स्पीड के लिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि टैक्टिकल भी है, एंड इट इज़ ऑल्सो गाइडेड बाय आवर सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। इसकी वजह से होता ये है कि इसमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर हेड दोनों लग सकते हैं। 2 स्टेजेस का इसमें इंजन है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 700 किलोमीटर्स ओनली। वहीं पर सागरिका अगर की हम बात करते हैं, इट इज़ अ न्यूक्लियरी केपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक सिस्टम। ये भी इंडिजिनस है और इसकी रेंज 700 किलोमीटर्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए INS अरिहंत क्लास सबमरीन के अंदर सागरिका वेरिएंट का इस्तेमाल होता है, और इसमें कन्वेंशनल नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स ही यूज़ हो सकते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दिस। कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेट PCS में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, या फिर प्रीलिम्स में UPSC में फैक्ट्स के बेसिस पे, सो यू शुड रिमेंबर कि सागरिका वेरिएंट के अंदर कन्वेंशनल जो वॉर हेड्स हैं वो यूज़ नहीं हो सकते हैं, केवल और केवल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं। एंड सागरिका जो वेरिएंट है ये वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज INS अरिहंत क्लास सबमरीन के अंदर इसी का यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं पृथ्वी 1 की, इट इज़ ऑल्सो अ सरफेस टू सरफेस इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम, जिसमें कन्वेंशनल और न्यूक्लियर हेड्स दोनों यूज़ करे जा सकते हैं। इसमें एक ही स्टेज का इंजन होता है, इसलिए थ्रस्ट जो है वो कम होता है, इसलिए रेंज जो है केवल 250 किलोमीटर्स तक होती है। इसी का जो प्रेडेसर अगर हम देखते हैं, इसी का आगे सक्सेसर जो है वो पृथ्वी 2 के नाम से है, उसके अंदर भी सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम पृथ्वी 3 की बात करें, इट इज़ ऑल्सो सरफेस टू सरफेस इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम विच कैन कैरी कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वॉरहेड्स, लेकिन इसमें भी आपका जो स्टेजेस ऑफ इंजन है वो केवल एक है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और 750 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन दी पृथ्वी 3 वेरिएंट्स वेरी करती हैं। उसके बाद वेरिएंट आता है आपका प्रहार। देखिए प्रहार एक टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर क्लोज रेंज में कहीं वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है। ये भी इंडिजिनस है, और अगर आप इसकी रेंज देखें, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 150 किलोमीटर ही इसकी रेंज है। बट इसमें आप केवल कन्वेंशनल ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स में हमें चाहिए कि रेंज ज़्यादा हो, और वो शॉर्ट रेंज में यूज़ नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं आकाश वेरिएंट की, इट इज़ ऑल्सो अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस नहीं है, ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडिजिनस है, और इसकी रेंज है 30 किलोमीटर्स। आप ये देखेंगे कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसलिए इसकी रेंज कम है, बिकॉज अगर सरफेस टू एयर पर ही जा रही है मिसाइल तो 30 किलोमीटर्स भी अप टू द एयर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसमें भी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों की ही यूटिलिटी प्रोवाइड होती है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। इसमें 290 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज आ सकती है, और इसमें जो स्टेजेस हैं इंजन के वो 2 हैं। इसमें भी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों यूज़ हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की, नेक्स्ट वेरिएंट आता है प्रलय। इसका नाम ही प्रलय है, यानी कि डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। ये
जो मिसाइल है ये सॉलिड फ्यूल सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल है और शॉर्ट रेंज है। इसकी शॉर्ट रेंज ऑलमोस्ट अराउंड 500 किलोमीटर्स से कम है, क्योंकि शॉर्ट रेंज है और सॉलिड फ्यूल है। इससे अगर कोई भी तरीके का धमाका होता है, यानी कि किसी भी तरीके की डिस्ट्रक्शन होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। और इसका जो नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ इंजन है वो केवल एक है, और इसको केवल लैंड से ही छोड़ा जा सकता है। ये कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें नहीं लग सकते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको कि QRSAM बोला जाता है, दिस इज़ द नेक्स्ट वेरिएंट। इस वेरिएंट के अंदर सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट यूज़ होता है, जिसकी वजह से रेंज जो है वो जस्ट 30 किलोमीटर्स के अंदर ही रहती है, और ये लैंड पर ही इस्तेमाल होता है, और ये इंडिजिनस है, यानी कि इंडिया में ही ये बना है। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं नाग की, विच वॉज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग हेलिना लैंड बेस्ड NAMICA। इट इज़ अ ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको कि ATGM सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपने इसको एक बार फायर कर दिया किसी दुश्मन के टारगेट पर, किसी भी टारगेट को सेट कर दुश्मन पर, तो आपको किसी भी तरीके का मॉनिटरिंग नहीं करना, ये अपने आप जाकर उस पर लगेगा। यानी कि ये लॉक ऑन टारगेट वाली मिसाइल है। नाग जो है वो इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करता है, एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, बिकॉज नाग मिसाइल इज समथिंग विच प्रोवाइड्स वेरी मच यूटिलिटी टू द डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, स्पेशली द मिसाइल कंट्रोल सिस्टम। ये इंडिजिनस है और ये 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज हो सकती है। इसमें केवल एक ही स्टेज का इंजन लगता है, लेकिन इसमें हमें जो प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, एडवांटेज देखने को मिलती है, वो ये है कि ये लॉक ऑन टारगेट मिसाइल होने के बावजूद, यानी कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होने के बावजूद, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों में ही काम आता है। नाउ द नेक्स्ट वेरिएंट इज धनुष। धनुष, जिसको कि पृथ्वी 3 का एक नेवल वेरिएंट माना जाता है, बोला भी जाता है। इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस शिप टू शिप मिसाइल। ये भी इंडिजिनस है और इसमें जो इंजन का स्टेज यूज़ होता है इट इज़ जस्ट वन। इसमें भी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूज़ हो सकते हैं। रेंज इसकी 350 किलोमीटर्स होती है। नाउ द नेक्स्ट वेरिएंट इज निर्भय। इट इज़ लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल। इट इज़ ऑल्सो गाइडेड बाय IRNSS। इट इज़ ऑल्सो इंडिजिनस और 1000 से 1500 किलोमीटर, यानी कि 1000 टू 1500 किलोमीटर्स इसकी रेंज है। इसमें भी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों का ही यूज़ हो सकता है। अगर हम बात करें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल में, यानी कि क्विक रिएक्शन के लिए, मान लीजिए अगर कोई कोवर्ट ऑपरेशन हमारे देश पर, कोई दुश्मन की जो कंट्री है या एनिमी कंट्री है जहाँ से हमारी हॉस्टिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस तरीके के ऑपरेशंस में जहाँ हमें क्विक डिफेंस या क्विक रिस्पॉन्स के लिए एयर सरफेस मिसाइल चाहिए, सरफेस टू एयर मिसाइल चाहिए, वहाँ पर त्रिशूल काम आती है, बिकॉज इट इज़ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। केवल 12 किलोमीटर की रेंज में ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स को यूज़ करती है और इसमें एक स्टेज का इंजन लगा हुआ है। नेक्स्ट वेरिएंट इज प्रहार। प्रहार इज अ सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल which is indigenous and has a range of 150 km with a stage engine of 1 and can carry the conventional warheads. Now this was all for today. Thank you.